हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप सभी? आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई में जुटे हुए होंगे। देखिए, आज जो हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं। एक बार पुनः आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। और आज जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? L19 की बात कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 19 है ये। आज इस पर फोकस करेंगे और इस L19 में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत हम कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में, जिसको कहते हैं थर्मोकेमिस्ट्री, जिसको क्या कहते हैं? ऊष्मा रसायन की बात करेंगे। और ऊष्मा रसायन में हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे वन बाय वन कर आज जो बात करेंगे इसमें, आज के टॉपिक में हम क्या बात करेंगे? टूडेज टॉपिक की तरफ चलते हैं। भाई आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे थर्मोकेमिस्ट्री की बात करेंगे। थर्मोकेमिस्ट्री की बात करेंगे और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री भाई होती क्या है। देखिए, थर्मोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है भाई थर्मोकेमिस्ट्री का, इसकी बात करेंगे। और कुछ रिएक्शंस की बात करेंगे। तो सारे कंसेप्ट आपके आज बहुत क्लियर होने वाले हैं। तो ध्यान से अपने रजिस्टर पेन लेकर साथ बैठें और इस थर्मोकेमिस्ट्री की स्टडी आज हम करेंगे। यहाँ पर देखिए, थर्मोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है, पहले तो इसका मीनिंग समझें। आप जानते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाए, when two or more substance are mixed together, तो भाई क्या होगा? सर, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला दोगे तो नया पदार्थ बनेगा, कोई ना कोई रासायनिक रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होगी। ये बात तो है ही कि नया साल्ट बनेगा, नया कंपोनेंट बनने वाला होगा, साथ ही साथ एनर्जी में भी चेंजेज आएंगे, ऊष्मा में भी चेंजेज आएंगे। तो थर्मोकेमिस्ट्री में हमें भाई यही बात समझनी है। कैसे? जैसे मैंने लिया एसिड, लिया एसिड को क्या कहते हैं? अम्ल। ले लो सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक हमने लिया बेस, बेस ले लिया। अम्ल, एसिड और बेस, बेस क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। जब इसको आपस में मिक्स करते हैं तो क्या बनता है? क्या बनता है? लवण बनता है सर, सॉल्ट बनता है, साल्ट बनता है। ये बात तो ठीक है। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाए, टू और मोर कंपाउंड आर मिक्स्ड, देन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। ये भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, केमिकल रिएक्शन में आप ये पढ़ते हुए आए हैं। साथ ही साथ जब थर्मोकेमिस्ट्री की अप्लाई करते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, तो यहाँ एनर्जी में, ऊष्मा में भी अंतर परिवर्तन होगा। जब ये अभिक्रिया है तो यहाँ पर क्या निकलेगी? प्लस कुछ एनर्जी और निकलेगी। डेल्टा का साइन क्या है? एनर्जी को बताता है। क्या बताता है? हीट के बारे में बताता है। एनर्जी भी निकलेगी। इस प्रकार से होगी। मान लीजिए हमारे पास आइस है, आइस को हम क्या दें? हीट दें, तो क्या बन? ये तो सॉलिड फॉर्म में, ये क्या बन जाएगी? आइस हमारी किसमें चेंज हो गई? यहाँ पर वाटर में चेंज हो गई। किसमें चेंज हो गई? H2O। मैं लिख देता हूं, क्या बन गया? H2O। अब यहाँ पर ये तो क्या था? H2O सॉलिड था, आइस। अब H2O क्या बन गई? लिक्विड बन गई। तो थर्मोकेमिस्ट्री की जब हम बात करेंगे तो सिंपल सी बात भाई हमें समझनी है, थर्मोकेमिस्ट्री में क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया तो होगी, केमिकल रिएक्शन तो होगी, न्यू प्रोडक्ट तो बनेंगे, साथ ही साथ उसकी ऊष्मा में, एनर्जी में भी परिवर्तन होंगे। और उन परिवर्तनों को यहाँ पर शो किया जाएगा। उससे पता चलेगा कि रिएक्शन किस प्रकार से चल रही है, क्या टाइप है रिएक्शन का। इस बात की यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी। और ये बात और समझ लें भाई, किसी का बैकलॉग हो, प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हो किसी ने, वो भी अपनी कंप्लीट कर ले, क्योंकि ये सारी चीजें भाई जब भी समझ में आने वाली हैं जब हमारी प्रीवियस सारी क्लासेस क्लियर हैं, हमने बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ रखा है। तो ये चीजें आपने समझ ली। अब यहां पर देखिए, ये बात हम कर रहे थे, इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। परिभाषा क्या है? भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं में, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले ऊष्मा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री की बात कर रहे थे।
क्या होती है भाई थर्मोकेमिस्ट्री? रसायन विज्ञान। कौन सा रसायन विज्ञान है? भौतिक, फिजिकल केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री अंडर विच हीट चेंजेज अकरिंग इन केमिकल रिएक्शन। क्या होगा? हीट चेंजेज भी होंगे केमिकल रिएक्शन में, आर स्टडीड, इट इज नोन एज थर्मोकेमिस्ट्री। जिसमें किसकी भी स्टडी करेंगे हम? हीट चेंजेज की स्टडी भी करेंगे, वो भाई क्या कहलाएगी? थर्मोकेमिस्ट्री कहलाती है। एग्जाम में कोई पूछ नहीं जाती है जिससे, लेकिन हमें नॉलेज के लिए याद हो या ना हो, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि थर्मोकेमिस्ट्री में रिएक्शन में हम किसकी स्टडी करते हैं? हीट चेंजेज की स्टडी करते हैं, ऊष्मा परिवर्तन का अध्ययन इसमें करते हैं। ये बात हमारे दिमाग में आनी चाहिए। अब यहां पर ये डेफिनेशन नोट कर ली होगी आपने, नहीं करिए तो भाई कर लें डेफिनेशन को नोट, तब आगे की बात करेंगे। देखिए ये बात बताई मैंने, जैसे अम्ल और क्षार को मिलाया तो भाई क्या बन गया? लवण बन गया, और लवण बनने से एनर्जी भी रिलीज होती है। यहां पर पानी सॉलिड है, सॉलिड क्या होता है? आइस, और इसको आपने एनर्जी दी तो यहां पर क्या हो गई? H2O लिक्विड बनेगा। तो दो प्रकार की अभिक्रिया यहां पर हमने लिखी, ये आपने देखा। यही बात यहां पर लिखी हुई है। देखिए जो अभिक्रियाएं दो प्रकार की यहां पर आपको दिखाई दे रही हैं, ये बात आपने नोट कर ली होगी। ये देखिए यहां पर देखो, रिएक्शन के माध्यम से ही समझें। यहां पर क्या हो रहा है? अम्ल और क्षार अभिक्रिया कर रहे हैं, एसिड और बेस जब रिएक्शन कर रहे हैं, आपको क्या नजर आ रहा है? हीट निकल रही है। हीट सर निकल रही है, बाहर निकल रही है। ये बात सर हमारे अच्छी तरह समझ में आ रही है। ये बात समझ में आ रही है तो बहुत अच्छा है। ऊष्मा क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। यहां पर आपको ऊष्मा देनी पड़ रही है, आपको ये एनर्जी लेगा तब ये H2O लिक्विड में बनेगा। अंतर नजर आ रहा है। एक में एनर्जी क्या हो रहा है? यहां पर डेल्टा H क्या है? डेल्टा यहां पर क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब हीट निकल रही है। यहां पर जो डेल्टा वैल्यू है, यहां पर क्या है? पॉजिटिव है। यहां पॉजिटिव का मतलब इसको आपने ऊष्मा दी, तो इस बिहेवियर पर अभिक्रिया दो प्रकार की होगी। सर क्या बात करते हो? ये तो एक नया कंसेप्ट निकल कर आ गया कि अभिक्रिया दो प्रकार की होगी। कौन कौन सी हो गई भाई? एक तो जिसमें ऊष्मा निकल रही है, एक इसमें ऊष्मा अवशोषित हो रही है। तो दो प्रकार की अभिक्रिया बनी क्या नहीं? बिल्कुल बन गई सर। ये नई बात निकल कर आ गई कि थर्मोकेमिस्ट्री में हम दो प्रकार की अभिक्रिया को पढ़ेंगे, दो प्रकार की अभिक्रिया को समझेंगे, तब आगे की बात करेंगे। कौन सी दो प्रकार की? एक जिसमें ऊष्मा निकल रही है और एक जिसमें ऊष्मा अवशोषित हो रही है। अब जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसको क्या कहते हैं? आपको पता है क्या? वे अभिक्रियाएं जिसमें क्या होता है? ऊष्मा बाहर निकलती है, वो क्या कहलाती है? एक्जोथर्मिक। ये क्या है? पहली वाली यहां पर लिख देता हूं, नंबर 1 और नंबर 2। तो दो प्रकार की रिएक्शन हो गई। ये क्या है? एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ये एक्जोथर्मिक है, मतलब जो पहली वाली अभिक्रिया है सर, आप ये कहना चाहते हो कि ये पहली वाली रिएक्शन है, ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। बिल्कुल यही कहना चाहता हूं मैं यही कहना चाहता हूं मुरलीधर कि ये क्या है? एक्जोथर्मिक है। और एक्जोथर्मिक को भाई क्या कहते हैं? ऊष्मा छेपी। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा बाहर निकल रही है क्या कहलाएंगी? एक्जोथर्मिक कहलाएंगी या ऊष्मा छेपी कहलाएंगी। दूसरे प्रकार की रिएक्शन कौन सी है? दूसरे प्रकार की रिएक्शन है क्या है? जिसको आपने ऊष्मा दी, इसको ऊष्मा आपने दी, तो ये जो सेकंड टाइप की अभिक्रिया हो गई, ये सर हो गई एंडोथर्मिक। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? ये एंडोथर्मिक कहलाएगी। और एंडोथर्मिक का मतलब क्या है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी। तो दो प्रकार की अभिक्रिया आपको दिखाई दे रही है, एक ऊष्मा छेपी और दूसरी ऊष्मा शोषी।
ये कंसेप्ट एक नया कंसेप्ट बन गया कि थर्मोकेमिस्ट्री में दो प्रकार की अभिक्रिया हो गई, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। इसे भी आप एक बार नोट करते रहें साथ ही साथ, इसको आप नोट करते रहें साथ ही साथ। अब यहां पर देखिए, ये नोट कर लिया तो इसी बात को हम यहां पर नोट कर रखा है। जब कभी दो या दो से अधिक पदार्थ, क्या है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करते हैं तो ऊष्मा अवशोषित होती है या उत्सर्जित होती है। दोनों ही बातें हो सकती हैं। ऊष्मा क्या होगी, उत्सर्जित हो सकती है या अवशोषित होती है। अर्थात लगभग सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में, भौतिक परिवर्तनों में, अभिक्रियाओं में एवं भौतिक परिवर्तनों में ऊर्जा का परिवर्तन होता है। कोई भी रासायनिक परिवर्तन हो या फिजिकल चेंजेज हो तो वहां पर क्या होगा, ऊष्मा का भी परिवर्तन होता है। थर्मोकेमिस्ट्री में ये बात हमें जाननी जरूरी है। Whenever two or more substances combine, heat is either absorbed or emitted. हीट जो है या तो एब्जॉर्ब की जा सकती है या क्या किया जा सकता है, एमिटेड की जा सकती है। दैट इज देयर इज ए चेंज ऑफ एनर्जी इन ऑलमोस्ट ऑल केमिकल रिएक्शन एंड फिजिकल चेंजेस। मतलब सभी जो है, देयर इज ए चेंजेज ऑफ एनर्जी इन ऑलमोस्ट ऑल केमिकल, सभी केमिकल रिएक्शंस में, और जो फिजिकल चेंजेज हैं उनमें क्या होगा, एनर्जी का चेंजेज भी होता है। ये बात हमें अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए कि एनर्जी का चेंजेज भी होगा और अभिक्रिया तो होगी, उसमें चेंजेस तो होगा पदार्थ में, लेकिन एनर्जी का चेंजेज भी होगा। इस बात को आप नोट करें, तब अगली बात को करेंगे। तो ये बात आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि पदार्थों को भाई मिलाएंगे आपस में तो एनर्जी में भी चेंजेस आते हैं। ये किस में हम देखेंगे, थर्मोकेमिस्ट्री की बात करेंगे तो उसमें इसको पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये बात कर ली थी हमने, अब ये बात कर ली थी। अब यहाँ पर देखिए, ये उदाहरण मैंने लिखा था अभी, यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। यदि किसी क्षार में अम्ल मिलाया जाए, क्षार में अम्ल मिला दें तो विलयन क्या हो जाता है, गर्म होता है। गर्म क्यों होता है, अभी हमने देखा एनर्जी रिलीज होती है, चूंकि ऊष्मा ऊर्जा के रूप में निकलती है, अतः रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, ऊर्जा परिवर्तन होते हैं। ये बात हमारे समझ में आ जानी चाहिए कि क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन में ऊर्जा परिवर्तन होते हैं। एग्जाम्पल लिखा है, इफ एसिड इज एडेड टू ए बेस में एसिड को ऐड किया जाए, द सॉल्यूशन, या एसिड में बेस करते एक ही बात है, द सॉल्यूशन बिकम हॉट बिकॉज हीट इज रिलीज। अभी देखा था अम्ल क्षार की मैंने रिएक्शन बताई थी, ऊष्माक्षेपी, यहां पर ही तो देखिए अभी आपने ये बात करी थी, क्या बात करी थी कि लवण बना और एनर्जी रिलीज हो रही है। तो यहां जब एनर्जी रिलीज होगी तो विलयन आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, और वहां पर क्या होगा, गर्म हो जाता है। तो यही बात यहां पर लिखी हुई है। When acid is added to a base, the solution become hot because heat is released in the form of energy. Heat energy की फॉर्म में क्या होता है, heat is released in form of energy. Therefore, there are energy changes in a chemical changes. केमिकल चेंजेज में क्या होते हैं, एनर्जी चेंजेज भी आपको नजर आएंगे। ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। कोई सिंपल ही बात है, ऐसी कोई बहुत टिपिकल बात नहीं है। अब देखते हैं अभिक्रियाओं के प्रकार की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, दो प्रकार की अभिक्रिया की बात करी अभी हमने। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा रिलीज होती है, एनर्जी बाहर निकलती है, सर ये बात करी थी, ये बात हमारे समझ में आ गई थी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। और दूसरे प्रकार की अभिक्रिया कौन सी हो गई, जिसमें ऊष्मा तंत्र जो सिस्टम है क्या होगी, ऊष्मा अवशोषित करेगी। तो दो प्रकार से हो गई, यहां पर देखिए ये दो प्रकार के सिस्टम हो गए। एक ये आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में, ये बीकर है, इससे हीट रिलीज हो रही है,
हीट बाहर निकल रही है सर, ये तो हीट बाहर निकल रही है, तो ये क्या हो गई, ऊष्मा छेपी हो गई। कैसी रिएक्शन हो गई, ऊष्मा छेपी। एक्जोथर्मिक रिएक्शन हो गई, ए रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ हीट। इन द फॉर्म ऑफ हीट के रूप में क्या निकल रही है, एनर्जी निकल रही है, तो ये क्या हो गई, एक्जोथर्मिक हो गई फर्स्ट वाली। सेकंड वाली में क्या करना पड़ रहा है, आपको हीट देनी पड़ रही है, ये एंडोथर्मिक हो गई सर, ये तो ऊष्मा शोषी हो गई सर, ये बात हमारे समझ में आ गई, ये क्या हो गई, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो गई, ये ऊष्मा शोषी हो गई। ए रिएक्शन दैट द सिस्टम एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट के फॉर्म में क्या करे, ये एनर्जी को अवशोषित करे, तो ये क्या कहलाएगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ये आपके बात समझ में आ जानी चाहिए, ये क्या कहलाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो एक हो गई ऊष्मा छेपी और दूसरी क्या हो गई, ऊष्मा शोषी। दो प्रकार की अभिक्रिया की हमने बात कर ली। अब यहां पर देखिए इसकी अभिक्रियाओं के प्रकार, डेफिनेशन, यही बात लिखी हुई है। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा मुक्त होती है, यही लिख रहा है, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा छेपी, और क्या कहलाती हैं, एंडोथर्मिक नहीं है, ये क्या कहलाएगी, एक्जोथर्मिक कहलाएगी। इसको सही करेंगे, ये क्या है, एक्जोथर्मिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तथा जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा शोषी एंडोथर्मिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एक अभिक्रिया जो एनर्जी रिलीज होगी वो ऊष्मा छेपी होंगी, और जिनमें एनर्जी अवशोषित होगी वो क्या होंगी, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं होंगी। दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, अभी आपने देखा डायग्राम में कि हीट रिलीज हो, जिसमें ये देखा हीट रिलीज हो रही है, दैट इज नोन एज एक्जोथर्मिक। एंड दोज रिएक्शन इन विच हीट एब्जॉर्ब, दैट इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो दो प्रकार की रिएक्शन हो गई। दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंड द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये बात आपकी समझ में बैठी कि नहीं बैठी, ये बात बताओ। दो प्रकार की रिएक्शन हुई हमारी, एक हुई एक्जोथर्मिक और दूसरी हुई एंडोथर्मिक। समझ में बैठ गया तो डन लिख दें भाई इस पर, तब आगे चलेंगे। आप डन नोट कर दें, यदि आपके समझ में आ रही है बातें तो डन कर दें, डन डना डन, और तब आगे की बात करेंगे। ये दो प्रकार की अभिक्रिया हमने देखी कि केमिकल रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है तो एक्जो या ऊष्मा छेपी, और यदि एनर्जी अवशोषित होती है तो क्या कहलाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। इसमें कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। अब इनके कुछ उदाहरण देख लें, ये नोट कर लिया होगा आपने, ये भी बना लें, तो ये भी बना लिया होगा, यहां पर देखिए ये भी बना लिया होगा इसको, तो ये नोट कर लिया आपने। अब यहां पर देखिए कुछ उदाहरण की बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं। दो प्रकार की अभिक्रिया हमने समझ ली बढ़िया ढंग से। अब देखिए एक्जोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल क्या है। कंबसन बर्निंग फ्यूल्स लाइक वुड, नेचुरल गैस और कैंडल रिलीज हीट एंड लाइट। जब भी कंबसन होगा किसी पदार्थ का तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है इन कंबसन ऑलवेज। न्यूट्रलाइजेशन, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस रिलीज, क्या हीट रिलीज होती है, ये भी अपन ने देखा। न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन कहलाती है एसिड बेस का आपस में रिएक्शन करना, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन, एंड ऑलवेज हीट रिलीज। रस्टिंग, द ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन टू फॉर्म रस्ट इन एन एक्जोथर्मिक प्रोसेस, ये भी क्या है, एक्जोथर्मिक प्रोसेस होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी एक्जोथर्मिक प्रोसेस होता है। आप लोहे को बाहर पटक दें तो क्या लग जाती है, जंग लग जाती है, तो ये भी एक्जोथर्मिक प्रोसेस होता है। इनको आप नोट कर लें। कंबसन है, न्यूट्रो, और भी बहुत सारे हैं, हमें ये सफिशियंट है दो तीन कि कंबसन, न्यूट्रलाइजेशन, रस्टिंग और एक्जोथर्मिक रिएक्शन। हिंदी में लिखा हुआ है ऊष्मा छेपी अभिक्रियाएं। लकड़ी दहन, कंबसन को क्या कहते हैं, दहन कहते हैं।
लकड़ी प्राकृतिक गैस या मोमबत्ती जलाने पर ऊष्मा और प्रकाश निकलता है। बिल्कुल ठीक है सर। उदासीनीकरण अम्ल और क्षार की अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, ये उदासीनीकरण की अभिक्रिया है। बिल्कुल ठीक है सर, ये बात भी आ गई। जंग लगना, लोहे का ऑक्सीकरण होकर लोहे को बाहर पटक दो, जंग लगती है, वो भी क्या है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, एनर्जी रिलीज होती है। तो ये इसके उदाहरण है ऊष्मा क्षेपी के। अब बात करेंगे ऊष्मा शोषी की, पहले इनको भी आप नोट कर लें। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में नोट कर लेंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश में कर लेंगे। अब यहां पर देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी, मेल्टिंग ऑफ आइस, अभी देखा था, एनर्जी इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग टू चेंज आइस इनटू लिक्विड। भाई आइस को पानी में बदलेंगे, ठोस जो होती है आइस क्या होता है, वाटर सॉलिड फॉर्म में रहता है आइस में, इसको हम किस में बदलेंगे, लिक्विड में। तो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तब लिक्विड में बदलेगा। फोटोसिंथेसिस, प्लांट एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, प्लांट एब्जॉर्ब एंड फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज, और क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है। प्लांट एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू कन्वर्ट CO2 और वाटर को किस में बदलेंगे, ग्लूकोज में बदलेंगे, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। इवोपोरेशन, लिक्विड वाटर एब्जॉर्ब एनर्जी टू टर्न इनटू वाटर वेपर्स, वाटर की वेपर्स बनना भी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये भी आप यहां से नोट कर लेंगे इनके एग्जाम्पल। अब यहां पर देखिए बर्फ का पिघलना, बर्फ को पानी में बदलने के लिए क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी देंगे भाई, जब भी तो बदलेगी बर्फ पानी में, या वैसी बदल जाएगी। प्रकाश संश्लेषण, पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल को ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। वाष्पीकरण, तरल जल ऊर्जा को अवशोषित करके जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है, ये भी क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं के उदाहरण है। तो ये भी आप इनको नोट कर लें, तब इसकी अगली केमिस्ट्री की बातें करेंगे। ये तो बहुत सिंपल बातें हमने कर ली, तो इसको नोट कर लें आप, तब आगे की बात। ये बात नोट कर ली भाई, सर बिल्कुल कर ली, ये बात हमारे समझ में आ गई। अब देखिए एक क्वेश्चन दिमाग में जरूर आता है, और आपके दिमाग में भी आता होगा, सब रासायनिक अभिक्रिया हुई, बिल्कुल ही, उसमें एनर्जी में परिवर्तन हुआ, ऊष्मा में परिवर्तन हुआ, और कैसे हुआ, या तो ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, अवशोषित हो रही है, दो ही तो बातें हो रही हैं। तो अभिक्रिया पर सर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका बात इसमें क्या होगी, यदि उत्सर्जित या अवशोषित होती है तो यहाँ पर क्या चेंजेज होंगे, यहाँ पर हमें क्या चेंजेज नजर आएंगे, यदि अभिकारक और उत्पादों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात को भाई सोच के बताओ। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं कह रहा हूं कि अभिक्रिया में क्या हुआ, ऊष्मा उत्सर्जित हुई, बिल्कुल सर हो गई, ये बात मान ली, या अवशोषित हुई। कोई अभिक्रिया है, मान लो यहां पर देखो, यहां पर देखते हैं कोई रिएक्शन है, यहां पर देखो, यदि कोई रिएक्शन इस प्रकार से Na प्लस N1 कर देता हूं, N2B इज इक्वल टू M1C प्लस M2D। अब अभिक्रिया में जब ऊष्मा उत्सर्जित अवशोषित होगी तो अभिकारकों और उत्पादों पर क्या प्रभाव आएगा, ये बताओ। दो बातें हो सकती है, यदि आपके दिमाग में बातें आती है, कोई रिएक्शन है ये हमारे पास, तो यहाँ दो बातें होंगी, ऊष्मा उत्सर्जन या अवशोषण से भाई कौन कौन सी बातें होंगी, दो। या तो क्या होगा, तंत्र की या अभिक्रिया की क्या होगी, पहली बात क्या होगी, अभिक्रिया की जो है, क्या लिख देता हूं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल, या तो इंटरनल एनर्जी में चेंजेस आएगा। इंटरनल एनर्जी का मतलब किसमें, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, या तो ये हो सकता है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। आंतरिक ऊर्जा को किससे लिखते हैं, बता सकते हो क्या, या तो E से लिखते हैं या किससे लिखते हैं, U।
यू क्या है, इंटरनल एनर्जी की हम बात करते हैं, इसकी बात करते हैं इंटरनल एनर्जी, वो किससे लिखते हैं यू, और इसको किससे लिख दिया जाता है, और ई से भी लिखते हैं। या तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। दूसरी बात क्या होगी भाई, दूसरी बात और क्या हो सकता है, ये बातें अच्छी तरह समझें कि क्या ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होगा तो क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, या क्या होगा, चेंज इन एंथैल्पी। एंथैल्पी में चेंजेज आएंगे और एंथैल्पी आप पढ़ चुके हो, एच से लिखा जाता है। ये या तो क्या होगा, एंथैल्पी में चेंजेज आएगा या आंतरिक ऊर्जा में चेंजेज आएगा। यदि अभिक्रिया स्थिर दाब पर है, क्या लिख दूं, एंथैल्पी में परिवर्तन, या क्या होगा, एंथैल्पी में परिवर्तन होगा। दो बातें हो सकती हैं। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कब होगा, जब अभिक्रिया स्थिर, ये यहां पर कब होगा, ये यहां पर होगा जब रिएक्शन स्थिर आयतन पर है, मतलब रिएक्शन प्रोसीड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब रिएक्शन स्थिर आयतन पर होगी तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। बात समझें, ये दो बातें हो सकती हैं। जब एनर्जी उत्सर्जित या अवशोषित होगी, या तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा या एंथैल्पी में परिवर्तन होगा। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा तो स्थिर आयतन पर प्रोसेस चल रहा है, और जब एंथैल्पी में परिवर्तन होगा तो ये प्रोसेस हमारा कहां पर चल रहा है, ये बात भी आप समझ लें कि जब ये यहां पर होगा तो जब रिएक्शन, क्या लिखेंगे, जब अभिक्रिया स्थिर दाब पर हो, मतलब रिएक्शन प्रोसीड एट कांस्टेंट प्रेशर। दो बातें यहां पर आपके समझ में आनी चाहिए कि रिएक्शन या तो स्थिर आयतन पर होगी या स्थिर दाब पर होगी। ये बातें समझ में आ गई। और यहां पर ये भी लिख सकते हैं, मेनली रिएक्शन, ये बात लिख रही होगी, लिखने की जरूरत नहीं, देखें। अब दूसरी बात, ज्यादातर रिएक्शन क्या होती हैं, ओपन उसमें होती है। रिएक्शन प्रोसीड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होती हैं। और कहां पर होती हैं, वायुमंडलीय दाब पर। इसका मतलब क्या है, अभिक्रिया कहां पर होती है, वायुमंडलीय दाब पर ही होती है, दाब पर होती हैं। और ये कहां पर होती हैं, एक बात। दूसरी बात, खुले बर्तन में होती है। बर्तन का मतलब कोई भी टेस्ट ट्यूब, बीकर, कुछ भी हो सकता है, खुले बर्तन में होती है। ओपन कंटेनर में होती है रिएक्शन। तो इसलिए एनर्जी चेंजेज के लिए, सो ये इंपॉर्टेंट बात है, सो फॉर एनर्जी चेंजेज एंथैल्पी इज यूज्ड। एंथैल्पी का यूज किया जाता है, मतलब क्या लिखें, अतः ऊर्जा परिवर्तन में
ऊर्जा या ऊष्मा परिवर्तन में एंथैल्पी का उपयोग होता है। किसकी बात करेंगे? एंथैल्पी की बात करेंगे। कुल मिलाकर कहानी ये है कि दो प्रकार की अभिक्रिया हुई भाई, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। जब अभिक्रिया ऊष्मा ग्रहण करेगी या देगी तो क्या होगा? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो सकता है या एंथैल्पी में परिवर्तन हो सकता है। आंतरिक ऊर्जा स्थिर आयतन पर होती है और एंथैल्पी परिवर्तन क्या होते हैं? स्थिर दाब पर। ज्यादातर रिएक्शन ओपन कंटेनर में होती है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होती हैं, इसलिए हम किसका यूज करेंगे? एंथैल्पी का यूज करेंगे। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, यही बात आपके लिए नोट कर दी जो अभी तक हमने समझी है। ऊष्मा के अवशोषण अथवा उत्सर्जन से अभिकारकों उत्पादों की आंतरिक ऊर्जा ई या यू भी लिख देते हैं इसको, ई अथवा एंथैल्पी को हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्ण ऊष्मा बोला जाता है। एच में क्रम से वृद्धि या कमी होती है। यदि अभिक्रिया स्थिर दाब पर संपन्न होती है तो एंथैल्पी का उपयोग करते हैं, और यदि अभिक्रिया स्थिर आयतन पर होती है तो आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। एब्जॉर्प्शंस और एमिशंस ऑफ हीट इंक्रीज और डिक्रीज द इंटरनल एनर्जी, इसको यू से भी डिनोट करते हैं, और एंथैल्पी टोटल हीट कहलाती है एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रेस्पेक्टिवली। एंथैल्पी को हिंदी में क्या कहते हैं? टोटल हीट। If the reaction occur at constant pressure, then enthalpy H is used, and if the reaction occur at constant volume, then internal energy is used. तो क्या करेंगे? इंटरनल एनर्जी का यूज करेंगे। ये बात इंपॉर्टेंट है बहुत ही, इसको भाई नोट कर लें, ये कर लेंगे। क्योंकि सामान्यतः रासायनिक अभिक्रियाएं खुले पात्र में की जाती हैं, अतः स्थिर वायुमंडलीय दाब पर ही उत्पन्न होती हैं, अतः ऊष्मा परिवर्तन के लिए एंथैल्पी का उपयोग करते हैं। यही बात अभी हमने समझी थी। सिंस केमिकल रिएक्शंस आर जनरली कैरिड आउट इन ओपन वेसल्स, सो इट अकर ओनली एट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देयरफॉर यूज ऑफ एंथैल्पी इज मोर एप्रोप्रिएट फॉर हीट चेंज। हीट चेंज के लिए क्या यूज करेंगे? हम एंथैल्पी का यूज करेंगे। ये बात आपके समझ में आ रही होगी, इसको आपने नोट कर लिया होगा, तब आगे की बातें करेंगे कि आगे क्या करने वाले। अब एंथैल्पी चेंज को निकालते कैसे हैं, ये नोट कर ली ना भाई। ये यहां से आपको नोट करना है, ये नोट करना है पहले, इसके बाद हमने कहा ये नोट करना है, और ये चीज हमने समझ ली थी सारी, ये समझ लिया था और ये समझ लिया था। अब देखिए एंथैल्पी चेंज कैसे निकालते हैं। कोई रिएक्शन है, फॉर एनी रिएक्शन, फॉर क्या लिखूं? फॉर, यहां पर देखें, एनी रिएक्शन एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंजेज, एंथैल्पी चेंज मतलब डेल्टा आर एच लिख देता हूं। डेल्टा आर एच कैसे निकाल? डेल्टा एंथैल्पी चेंज को बताता है, कैसे निकालते हैं? ये देखिए, डेल्टा आर एच इज इक्वल टू समेशन, क्या लिखूंगा? बी आई, समेशन बी आई और एंथैल्पी पी माइनस समेशन ए आई और एंथैल्पी आर। तो ये बात हमारे समझ में नहीं बैठी सर, ये फॉर्मूला क्या लिख दिया आपने, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में ये बात चली नहीं रही होगी कि ये क्या लिख दिया सर। अभी बैठ जाएगी, एक मिनट रुको, क्या लिख रहा हूं मैं इसको, यहां पर देखिए, ये जो है ये तो क्या है? एंथैल्पी परिवर्तन, ये बात आ गई। और HP का मतलब क्या है? HP का मतलब है सर प्रोडक्ट, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, और मतलब
उत्पाद की एंथैल्पी, उत्पाद की एंथैल्पी कहते हैं। और सर HR क्या है? ई एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, इसको कहते हैं अभिकारक की एंथैल्पी, अभिकारक की एंथैल्पी। ये बात अब सर AIBI क्या, ये बात समझा दो। AIBI का मतलब क्या है भाई, ये भी समझ ले। AI क्या है? AI क्या है? सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। AI सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक के मोलों की संख्या। क्या लिखें? अभिकारक, अब बात आ गई होगी, अभिकारक के मोलों की संख्या, कितने मोल लिए हैं आपने। और BI क्या है भाई? डेट, ये लिख देता हूं, प्रोडक्ट के मोल, मैंने मतलब सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। ये बात आपकी समझ में आ गई। AI क्या है? BIHP माइनस AIHR। अब यहां पर देखिए, और इसको कैसे लिख सकते हैं, यहां पर देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा RH इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूं? उत्पाद की एंथैल्पी परिवर्तन, यहां लिखते हैं उत्पाद की एंथैल्पी, एंथैल्पी परिवर्तन का योग माइनस अभिकारक, अभिकारक की, क्या लिखूंगा? एंथैल्पी परिवर्तन का योग, ये लिखूंगा। क्या लिखूंगा? डेल्टा ARH बराबर, ये बात आ गई आपके समझ में। इसको ऐसे इंग्लिश में लिख देंगे, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्टेंट, सम ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ, क्या लिख देंगे इंग्लिश में लिखना चाहो? सम ऑफ एंथैल्पी चेंजेज ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी चेंजेज ऑफ रिएक्टेंट। ये बात हमने समझ ली। अब इसका मैथमेटिकल समझेंगे, रिएक्शन का एक बार नोट कर लें, तब आगे चलेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग बढ़िया टॉपिक है। ये नोट कर लिया? कर लिया सर। अब आ जाइए अपनी रिएक्शन पर। देखो ये रिएक्शन थी हमारी, एक अभी रिएक्शन लिखी थी, उदाहरण N1A प्लस N2B इज इक्वल टू M1C प्लस M2D। तो अभिकारक या रिएक्टेंट की एंथैल्पी क्या हो जाएगी? रिएक्टेंट एंथैल्पी, और क्या लिखूं? अभिकारकों की एंथैल्पी क्या हो जाएगी? बताओ क्या लिखूंगा? बताओ भाई क्या लिखेंगे? अभिकारक की एंथैल्पी क्या हो जाएगी? कैसे लिखेंगे यहां समझें। N1 अभिकारक ये, तो N1HA इसकी एंथैल्पी प्लस N2 मोल इसके क्या है? 2, और ये क्या लिखूंगा? N2HD, ये क्या है? 2 है। ये क्या हो जाएगा? ये तो अभिकारक की हो गई पहली बात।
दूसरी बात एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगी भाई बताना, उत्पाद की एंथैल्पी। भाई बोलना पड़ेगा, भाई बोलना पड़ेगा, सब बच्चों को बताना पड़ेगा कि हमारे बात बन रही है नहीं बन रही। तो ये मोटी मोटी बात आपने समझ ली। क्या समझ ली भाई? मोटी मोटी बात आपने समझ ली कि ये अभिकारक की एंथैल्पी और उत्पाद की। सर ये तो हम लिख सकते हैं भाई, क्या लिख दोगे? M1C प्लस M1C नहीं, M1HC प्लस M2HD ये लिख दिया। और एंथैल्पी में चेंजेस कैसे निकालोगे? डेल्टा आर एच बराबर क्या निकालेंगे सर? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। सॉरी अभी आपने सिखाया था थोड़ी देर पहले, ये चेंजेस ऐसे निकालते हैं, ये चेंजेस ऐसे निकालेंगे, ये आपने अभी सीखा था, यही तो सीखा था। यदि आपके पास डेल्टा आर एच की वैल्यू पॉजिटिव आती है, डेल्टा आर एच की वैल्यू क्या आती है? पॉजिटिव आती है, तो रिएक्शन आपकी होगी, आप पहचानोगे कैसे? ये होगी एंडोथर्मिक। सर ये होगी एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब बता सकता है भाई? ऊष्मा शोषी। अब क्रिया होगी आपकी ऊष्मा शोषी। यदि ये डेल्टा आर एच की वैल्यू नेगेटिव आती है तो रिएक्शन क्या होगी सर? एक्जोथर्मिक। एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगी, मतलब ऊष्मा क्षेपी। कैसी अभिक्रिया होगी? ऊष्मा क्षेपी होगी। ये बात आपने समझ ली। एक बात और हो सकती है, यदि क्या हो सकती है? डेल्टा आर एच नॉट की वैल्यू 0 आ जाए तो क्या होगी अभिक्रिया? बताना। तो क्या होगी? ऊष्मा उदासीन अभिक्रिया होगी। क्या होगी? ऊष्मा उदासीन, मतलब थर्मोन्यूट्रल, ऐसे लिखना। थर्मोन्यूट्रल रिएक्शन होगी जब ये डेल्टा एच 0। ये कंसेप्ट हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि रिएक्शन किस प्रकार से होंगी। ये बात आपके समझ में आ गई होगी बिल्कुल बढ़िया ढंग से। कि किस प्रकार से रिएक्शन होगी। एंथैल्पी की बात करेंगे, और एंथैल्पी को भाई ऊष्मा जब लेगा सिस्टम, कोई भी रिएक्शन ऊष्मा लेगी तो एंथैल्पी में परिवर्तन होगा, स्थिर दाब पर होता है। और एंथैल्पी में परिवर्तन ऊष्मा क्षेपी ऊष्मा शोषी को कैसे पहचानेंगे? यदि डेल्टा आर एच पॉजिटिव आ रहा है तो ऊष्मा शोषी, और ऋणात्मक आ रहा है तो क्षेपी, और जब 0 आ रहा है तो ऊष्मा उदासीन हो जाएगी। अब इसको ग्राफ से समझेंगे। सर इसका ग्राफ भी बहुत भाई इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे समझ ही नहीं पाते कि ऊष्मा क्षेपी कब है, ऊष्मा शोषी क्या है, ये गफलत बनी रहती है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में क्या होगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होगा, ये स्टूडेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ के माध्यम से समझें इसको कि किस प्रकार से ऊष्मा क्षेपी कब होगी और ऊष्मा शोषी कब होगी। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए हमारे पास इस प्रकार से ग्राफ प्लॉट करता हूं। यहाँ पर देखिए 2 ग्राफ प्लॉट करेंगे, एक ये और सर एक और ले लो, दोनों यही बता दूंगा, एक ये ले लो। यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा छोटा कर लें क्या? कर लो सर, इसको थोड़ा सा भाई क्या कर लें, छोटा ही बना। नीचे क्या है, आपको जगह मिल जाएगी लिखने के लिए। फिर हमें
यहां पर देखो ग्राफ, पहला वाला ग्राफ हम कैसे बनाएं, इस प्रकार से बनाएं। एक ग्राफ ये है और दूसरा ग्राफ ऐसे, दो ग्राफ है, दो ग्राफ आप पहचान पा रहे हैं। एक ग्राफ तो इस प्रकार से बनाया है और दूसरा इस प्रकार से बनाया। यहां पर ये क्या है, एनर्जी, ऊर्जा, और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ये रिएक्शन, ये यहां पर भी एनर्जी है और यहां पर रिएक्शन आपके रन हो रही है। बिल्कुल बढ़िया बात। यहां पर देखिए ये आर है, आर का मतलब रिएक्टेंट, ये हमारा क्या है, पी, ये प्रोडक्ट। ऐसे इसमें लिख देता हूं, ये आर है और ये पी। आज देखिए बहुत बढ़िया कंसेप्ट आपका क्लियर होने जा रहा है, जो हमेशा आपकी गफलत रहती है कि रिएक्शन कैसे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी होगी। अब यहां पर देखिए ये जो है एच आर होगा, यहां पर कलर चेंज कर लेते हैं, सेम ही बात लिखेंगे। कौन सा लिख, ये क्या है, एच, ये रिएक्टेंट की एंथैल्पी है और प्रोडक्ट की एंथैल्पी कौन सी होगी, ये क्या होगी, एच पी होगी। अब इसमें देख के बताओ एच पी ज्यादा नजर आता है या एच आर नजर आता है। यदि आपसे हम कहें डेल्टा, क्या कहूं, डेल्टा आर एच बराबर एच पी माइनस एच आर होता है, ये एच पी क्या है, ज्यादा है, एच पी यहां पर क्या है, ज्यादा है, और ये क्या है, कम है। तो यहां पर डेल्टा एच इसके लिए, फर्स्ट के लिए जो है, यहां पर जो डेल्टा एच पी ज्यादा है, ये ज्यादा वैल्यू है ना भाई मेरे, ये वैल्यू तो देखो इसकी इतनी है और इसकी इतनी है। अब आ रही बात समझ में, ये देख लो, तो एच पी ज्यादा है, एच पी ज्यादा है तो डेल्टा आर एच की ऐसी वैल्यू आएगी, ये ज्यादा है, ये कम है, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ये किसका ग्राफ है, ये आपका, अब तो बता सकते हो जब पॉजिटिव आ रही है। जब ये पॉजिटिव आ रही है तब ये सर, ये तो बहुत बढ़िया कंसेप्ट सीख लिया, ये क्या है, एंडोथर्मिक है। क्या है, यहां लिख देता हूं, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब ऊष्माशोषी। अब हिंदी में समझ लेना, ऊष्माशोषी। ये तो ऊष्माशोषी है, एंडोथर्मिक है। क्या है, यहां लिख देते हैं। चलो, फिर बच्चों की शिकायत रहती है सर नहीं लिखा हिंदी में। ये ऊष्माशोषी है। यहां पर देखो, ये सेकंड वाला ग्राफ, इसमें बात समझ में आ रही होगी। क्या बात समझ में आ रही है, ये एच आर और एच पी कहां गया, ये रहा, ये एच पी, ये देखो यहां निकालता हूं, डेल्टा आर एच बराबर एच पी माइनस एच आर कर देता हूं। यहां पर देखिए डेल्टा आर एच बराबर क्या आएगा सर, ये तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है। ये एच पी कम है, एच आर ज्यादा है, तो कैसी वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। और रिएक्शन आपकी भाई कैसी हो जाएगी सर, ये हो जाएगी एक्सोथर्मिक। बहुत बढ़िया, ये आज नया कंसेप्ट आपने सीख लिया। शायद ये आपके बात समझ में नहीं आती होगी पहले। ये रिएक्शन हमारी कैसी हो गई,
ऊष्माक्षेपी रिएक्शन होगी भाई। कितना बढ़िया कंसेप्ट आज हमने सीख लिया कि ऊष्माक्षेपी कब होगी, ऊष्मा शोषी कब होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हमने आज सीखी है, बहुत अच्छी बात है, नोट कर लो इसको। हाँ भाई, नोट कर ली ना ये आपने? सर ये हमने नोट कर चुके हैं, और ये सारी बातें हमारे आज बहुत बढ़िया कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसमें अब कोई गफलत नहीं होनी चाहिए। इससे बढ़िया कंसेप्ट क्लियर और कुछ नहीं हो सकता कि एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक को हमने वैसे भी समझ लिया, ग्राफ से भी समझ लिया, तो एंथैल्पी की बात हमने समझ ली। अब जैसे कोई रिएक्शन है, मैंने क्या लिखा, जैसे रिएक्शन लिखी CH4 का कंबशन कराना, भाई करा सकता है क्या भाई? CH4 क्या नाम होता है? मैथेन। मैथेन कंबशन किससे कराते हैं? ऑक्सीजन से। और हाइड्रोकार्बन का भाई कंबशन करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है बेटा? प्रोडक्ट एक ही बनता है ऑलवेज, CO2 प्लस H2, ये प्रोडक्ट बनता है। अब अभिक्रिया को बैलेंस कर दे भाई, बैलेंस कर दे, मीथेन लिख लेना, बैलेंस करना। या कार्बन कितने? 1, यहां पर 1 बैलेंस है सर। हाइड्रोजन 4, यहाँ 2, तो यहाँ कितने लगा दें? 2 लगा दो। अब ऑक्सीजन को उस साइड से बैलेंस करते हैं भाई, ऑक्सीजन 2 और 2 4, यहाँ पर कितने? 2, तो यहाँ पर क्या कर दूं? कितने से मल्टीप्लाई? 2 से कर दूं। अब आपसे एंथैल्पी परिवर्तन पूछा जाए तो अब लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, डेल्टा RH बराबर, आपने क्या सीखा है? डेल्टा RH बराबर HP माइनस HR, यही तो सीखा है। प्रोडक्ट की एंथैल्पी का योग माइनस उसके क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट की क्या क्या लिखूंगा? इसके कोफिशिएंट यहां पर 1 है, तो 1 इंटू H एंथैल्पी परिवर्तन। और ये एंथैल्पी परिवर्तन किसके लिए है? ये हमारे CO2 और किस में है? गैस में है, प्लस ये गैस ही तो बनी, ये क्या है? गैस, ये भी गैस ही। यहां पर देखो प्लस, यहां पर वाटर मॉलिक्यूल 2 इंटू H, सर H2O लिक्विड, ये रिएक्टेंट की होगी। इस प्रकार से लिखेंगे, ये रिएक्टेंट के लिए लिखेंगे, माइनस करके प्रोडक्ट के लिए लिख दो। प्रोडक्ट के लिए सर क्या लिखोगे? प्रोडक्ट के लिए भाई क्या लिखोगे बोलना? 1 इंटू मैथेन, और ये क्या है? 1 इंटू क्या लिखोगे? एंथैल्पी CH4 गैस, प्लस और क्या है? 2 इंटू क्या लिखूंगा? एंथैल्पी O2 गैस। इस प्रकार से लिखा जाएगा। H एंथैल्पी को बताता है, और ये प्रोडक्ट को, वो रिएक्टेंट को। इतनी बात समझ में आनी चाहिए हमारे, बिल्कुल सारी बातें, इतनी बात हमें क्लियर होनी चाहिए। जिसको थोड़ा सा यहां कर देते हैं, लो, अरे कहां जा रहा है? इसको तो इसको दोबारा देखो, ये हो गई, अब नहीं कट रहा, अब साफ दिखाई देगा। तो एंथैल्पी चेंजेज इस प्रकार से लिखा जाएगा, नोट कर लो भाई, इस हो गई आप। तो ये बात आज हमने सीख ली कि थर्मोकेमिकल रिएक्शन भाई कौन सी होती है, थर्मोकेमिस्ट्री में क्या होता है, ये सारी बातें आज हमने सीख ली कि थर्मोकेमिकल जो है, थर्मोकेमिस्ट्री में क्या क्या चीजें होंगी, ये सारी बातें हम सीख चुके हैं। अब देखिए बात करते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है इस क्लास में। तो ये आपने बहुत अच्छा कंसेप्ट आज सीखा कि थर्मोकेमिस्ट्री क्या है, इसमें हम क्या बात करेंगे, एनर्जी चेंजेज की बात करेंगे। तो ये सब आपका एक नया कंसेप्ट क्लियर हो गया। ग्राफ भी आपने देखे कि थर्मो जो है ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं के ग्राफ भी कैसे बनेंगे, ये भी बात आज हमने सीख ली। तो एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट दिमाग से
क्लियर हो गया होगा। तो इसी प्रकार आप पढ़ते रहें और साथ ही साथ वही इनके नोट्स भी प्रिपेयर करते रहें, जिससे आपकी तैयारी बहुत बढ़िया होती जाएगी। तो थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।